नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में मुख्य परीक्षा 2013 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प ए में लिखा है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। यह पहला ही वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो गए शब्द लिखा हुआ है इसमें एड़ी वाले ए का प्रयोग हुआ है जो कि ये अशुद्ध है। यहाँ पर य में ए की मात्रा लगाकर गए का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प ए। और जवाब क्या हो जाएगा? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यानी एड़ी वाले ए की जगह पर य पर ए की मात्रा लगेगी और गए लिखा जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा कि कहाँ पर ए का प्रयोग हो रहा है, यानी एड़ी वाले ए का, और कहाँ पर य पर ए की मात्रा लगाकर ये शब्द का प्रयोग किया जाए। देखिए, एक सिंपल सा रूल है कि एक वचन के अनुसार ही बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसी स्टेटमेंट को एक वचन में लिखना हो, जैसे एक खिलाड़ी के संदर्भ में अगर ये स्टेटमेंट लिखा जाए तो क्या होगा? खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। अब देखिए, गया शब्द का प्रयोग है। जब अंत में गया में य में आ की मात्रा लगा है तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसमें य में ए की मात्रा बनाकर गए शब्द का प्रयोग हो जाएगा और स्टेटमेंट बनेगा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। क्लियर है? यानी एक वचन के अनुसार ही बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए, आप कहते हैं रुपया। रुपया में अंत में क्या है? य में आ की मात्रा होती है। जब इसका बहुवचन बनेगा तो क्या बन जाएगा? रुपये बन जाएगा, यानी य में ए की मात्रा होगी, एड़ी वाले ए का प्रयोग नहीं होगा इसमें। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप कहते हैं लिया। ठीक है, अगर इसका बहुवचन बनाया जाए तो लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि य पे आ की मात्रा है, इसका जब बहुवचन बनेगा तो लिए हो जाएगा, य पे ए की मात्रा हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि लिए में आपने एड़ी वाले ए का भी प्रयोग देखा है। हाँ, लिए में एड़ी वाले ए का प्रयोग तब होता है जब उसका प्रयोग कारक चिन्ह की तरह होता है। जैसे आपको कहा जाए तुम्हारे लिए आम लाए हैं, यानी जब यहां पर लिए शब्द का प्रयोग होगा तब एड़ी वाले ए का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा कि इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि हम एड़ी वाले ए का प्रयोग कहां करते हैं? बहुवचन में। तो याद रखिएगा, यदि किसी भी शब्द के एक वचन में अंत में आ आए तो जब उसका बहुवचन बनाते हैं तब एड़ी वाले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आप लिखते हैं हुआ। हुआ का जब बहुवचन होगा तो हुए हो जाएगा। इसी प्रकार से कुआं लिखते हैं, कुआं। कुआं का जब बहुवचन बनेगा तो क्या हो जाएगा? कुएं हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें एड़ी वाले ए का प्रयोग होगा। इस अंतर को आप स्पष्ट समझ रहे होंगे, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मैं कुछ शुद्ध वाक्य बता दे रहा हूं जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे अगर चाहिए लिखना है तो एड़ी वाले ए का प्रयोग होगा। यदि पूछिए लिखना है तो एड़ी वाले ए का प्रयोग होगा। यदि संज्ञा का बहुवचन संज्ञाएं लिखना हो तब एड़ी वाले ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगेगी। यदि पढ़िए लिखना हो तो इसमें एड़ी वाले ए का प्रयोग होगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अगला है, सुसंगत शब्द के प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी यहां पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहां लिखा है विकल्प ए में, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, जो अपराध करता है उसे अपराधी कहा जाता है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। यहां पर प्रश्न संख्या 2 में स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 लिखा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां लिखा है गुरु आ रहे हैं। देखिए, यहां पर जो गुरु शब्द लिखा हुआ है यह वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध है, क्योंकि गुरु लिखते समय र में छोटे ऊ की मात्रा होती है, न कि बड़े ऊ की। जो विकल्प ए, बी और डी में गुरु लिखा है इसमें र में बड़े ऊ की मात्रा है, यानी ये र में जो ऊ लगा है ये दीर्घ ऊ है। ठीक है, यानी ये वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत है। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां विकल्प सी में आप देखिए, जो गुरु लिखा है इसमें र में छोटे ऊ की मात्रा है, अर्थात हर्ष है। ठीक है, यहां पर तीसरे प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी, जब आप गुरु धन उपदेश का संधि करते हैं तो क्या बनता है? गुरुपदेश बनता है। यानी गुरु आपने लिखा, इसमें तो र में छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन जब इसके साथ उपदेश जोड़ा गया तो ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, और बनता है गुरुपदेश। जब आपको गुरुपदेश लिखना होगा तब र में बड़े ऊ की मात्रा होगी। इन दोनों अंतर को आप स्पष्ट ध्यान में रखेंगे।
कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। जैसे रुपया, रुपया में भी र में छोटे ऊ की मात्रा होगी। रुचि, इसमें भी र में छोटे ऊ की मात्रा। रुधिर, इसमें भी र में छोटे ऊ की मात्रा होगी। रुष्ट, इसमें भी र में छोटे ऊ की मात्रा होगी। लेकिन अगर आपको रूप लिखना हो तो रूप में र में बड़े ऊ की मात्रा होगी। रूढ़ लिखना हो, इसमें र में बड़े ऊ की मात्रा होगी। रुमाल लिखना हो, इसमें र में बड़े ऊ की मात्रा लिखनी होगी। रूस, रूस लिखना हो तब भी र में बड़े ऊ की मात्रा होगी। क्लियर है? अब देखिए जरा इनके अंतर को आप इनके प्रोनाउंसिएशन से भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था रुपया में र में छोटे ऊ की मात्रा, तो देखिए जो छोटा ऊ होता है वो बड़े ऊ की तुलना में कम समय लेता है प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए रुपया। आपने कहा रूप, देखिए यहां पर बड़े ऊ में ज्यादा समय लग रहा है, इससे भी आप स्पष्ट करते हैं। रुचि, कम समय लगा, छोटा ऊ लगेगा। रूढ़, बड़ा ऊ लगा, यानी इसमें ज्यादा समय लगा, इसलिए र में बड़ा ऊ लगेगा। अंतर आप स्पष्ट कर रहे होंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, यानी इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है और उसमें जो शब्द हैं उनके क्रम सही होने चाहिए। उस आधार पर पहला स्टेटमेंट देखिए, लिखा वह गरीब आदमी था। यहां पर पहला स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, वह गरीब आदमी है। इसमें बिल्कुल शब्द सही क्रम में लिखते हुए इस वाक्य को बनाया गया है, इसलिए प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए सही हो जाएगा, वह गरीब आदमी था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। देखिए कल की ही क्लास में इसकी चर्चा हुई थी और आज ये प्रश्न के माध्यम से आपके सामने है। कोई प्रीडिफाइंड नहीं है, बस मैंने कल कोरिलेट किया था और आज देखिए ये प्रश्न के सामने है। मैंने कल आपको, मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, मैंने कल आपसे कहा था रासायनिक नहीं होता है, रासायनिक होता है। भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। और कहा था अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषांगिक होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर अ में आ की मात्रा होगी और जो श का प्रयोग होगा वो षटकोण स का प्रयोग होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ परीक्षा सही लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 6 का विकल्प सी आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, यह भी प्रश्न कई बार हो चुका है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, अनुग्रहित होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए विकल्प ए सही हो जाएगा, नरक। याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ये शब्द आपसे गलत हो सकता है, आप नर्क लिख सकते हैं। यहाँ पर सही शब्द क्या होता है वर्तनी की दृष्टि से? नरक होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका, प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। टिप्पणी में ट में छोटे की मात्रा होती है और ड़ में बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 9 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि पति युक्ता स्त्री, कल के भी प्रश्न पत्र में इसकी चर्चा हुई थी। देखिए कितना रिपीटेड प्रश्न होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि आपने पढ़ा और उसको भूल गए। कल मैंने कम्युनिटी टैब में प्रश्न डाला था, बताने के बावजूद भी, अलर्ट करने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों ने प्रश्न गलत किया। प्रश्न गलत करना भी कोई गलत नहीं है, आप उसका उत्तर देख के उसको जरूर समझ लें कि इसका सही रूप क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पति युक्ता स्त्री को सधवा कहते हैं, यानी जिसका पति जीवित हो उसको क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी सही हो जाएगा। और जिसके पति न हो उनको विधवा कहते हैं। एक शब्द और मैंने कल बताया था, पतिव्रता। पतिव्रता किसे कहते हैं? अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? पतिव्रता कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी आंसर होगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि महल के भीतर भाग को किस शब्द में जानते हैं? ठीक है, यानी महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं एक शब्द में? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतःपुर। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है रनिवास। रनिवास किसे कहा जाता है? विकल्प डी में देखिए रनिवास लिखा है। रनिवास का मतलब होता है जहां रानी निवास करती हैं उस स्थान को एक शब्द में रनिवास कहा जाता है। ठीक, और महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। ठीक, दोनों बात याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भंवरा जो लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प डी।
अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भंवरा शब्द अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? तो याद रखिएगा, भंवरा का तत्सम होता है भ्रमर। जो विकल्प सी में लिखा हुआ है ये भंवरा का तत्सम रूप है भ्रमर। याद रखिएगा, भंवरा लिखा हो या भावरा लिखा हो, दोनों में से कोई भी लिखा हो उसका तत्सम रूप क्या होगा? भ्रमर होगा। याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्रिका। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी सही हो जाएगा। मुद्री का जो तत्सम रूप होता है, यानी जो इसका संस्कृत रूप होता है, वो क्या होता है? मुद्रिका होता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि दीठी शब्द का तत्सम रूप है। दीठी या दीठ शब्द का अर्थ होता है निगाह। ठीक है, और इसका तत्सम रूप क्या होता है? दृष्टि। यानी प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें याद रखिएगा शुश्रूषा, यानी विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। शुश्रूषा जो है ये तत्सम रूप है। याद रखिएगा, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें बड़े स में छोटे ऊ की मात्रा और स्र में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि सिंगार शब्द का तत्सम रूप है। तो याद रखिएगा, सिंगार का जो तत्सम होता है वो होता है श्रृंगार। यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ये भी वर्तनी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। आप ये देख रहे हैं कि मीठा शब्द अमरूद की विशेषता को बता रहा है, इसलिए मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये कह रहा है कि मीठा अमरूद ये उसके गुण को बता रहा है, इसलिए मीठा शब्द क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं सीधे सीधे प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है, उसकी विशेषता को फाइंड आउट किया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? प्रश्नवाचक विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 19 में विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए। पूछा जा रहा है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। आप सभी को पता है कि लोभी शब्द जो है ये विशेषण है। कैसे? आप कहते हैं कि लोभी व्यक्ति है, यानी उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो लोभी है, यानी लालच करता है वो व्यक्ति। ठीक, यानी लोभी उस व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है, इसलिए लोभी क्या होगा? विशेषण। अब लोभी विशेषण बना कैसे है? तो आप सभी को पता है कि लोभ शब्द होता है। ठीक है, मूल शब्द क्या होता है? लोभ। जब लोभ में आप प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा? ई प्रत्यय, तो ये क्या बन जाता है? लोभी। यानी लोभ में जब ई प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? लोभी। यानी ये किससे बना है? प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है लोभी। यानी प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगर जिन लोगों को प्रत्यय न मालूम हो कि प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो वो समझ लेंगे कि ऐसे रूढ़ शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं उनको कहा जाता है प्रत्यय। ठीक है, जैसे आपने ई प्रत्यय यहां लगाया लोभ में। क्लियर है? एक होता है उपसर्ग, उसकी भी चर्चा कर देते हैं। ऐसे रूढ़ शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगते हैं, यानी पहले लगते हैं, उनको कहा जाता है उपसर्ग। ठीक है, दोनों बात याद रखेंगे। यहां पर ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और यहां पर ई ऐसा रूढ़ शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगा, यानी लोभ के अंत में लगा और लोभी बना। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। देखिए, विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी की विशेषता को बताते हैं। जैसे विकल्प ए में लिखा छोटा बड़ा, यानी यहां पर दोनों विशेषण युग्म देखना है। छोटा आप कहते हैं कि छोटा लड़का, बड़ा आदमी, यानी ये छोटा और बड़ा उसकी विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार से आप कहते हैं हरा झंडा, यानी हरा शब्द उस झंडे की विशेषता को बता रहा है, यानी ये विशेषण। आप कहते हैं पीला आम, यानी आम की विशेषता को बता रहा है पीला शब्द कि वो पीला है, इसलिए पीला क्या हो गया? विशेषण। आप कहते हैं दो आदमी, यानी आदमी की संख्या को बताया जा रहा है कि वो दो हैं, इसलिए दो क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। आप कहते हैं तीन कलाकार, यानी कलाकारों की संख्या को बताया जा रहा है तीन के माध्यम से, इसलिए तीन संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन विकल्प डी में देखिए राम लक्ष्मण लिखा हुआ है। राम और लक्ष्मण दोनों नाम है, यानी संज्ञा है। ये क्या है? ये विशेष है, ये दोनों विशेष हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसी प्रकार का कल भी प्रश्न आपके सामने आया था, सीता राम लिखा हुआ था, वो भी क्या था? विशेष युग्म था। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? अभी ऊपर चर्चा हुई है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्या के माध्यम से किसी की विशेषता को बताया जा रहा है। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 22 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। तो आप सभी को मालूम है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा विकल्प बी।
उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। यहाँ पर विकल्प ए में देखिए पतन शब्द लिखा है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा पतन का जो विलोम होता है वो होता है उत्थान। पतन का मतलब गिरावट और उत्थान का मतलब ऊपर बढ़ना, ठीक है, यानी प्रगति करना। पतन का क्या होगा? विलोम उत्थान होगा, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, आप सभी को पता है कि अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी, यानी प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा विकल्प डी। और अंतर्मुखी कहते किसे हैं? ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को अपने अंदर रखता हो, वो ज्यादा दूसरों के सामने शेयर ना करे, उसको अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी का मतलब जो दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करके घुल मिल के ज्यादा रहता है, उसको बहिर्मुखी कहा जाता है। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो शर्मिला किस्म का होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। प्रश्न संख्या 25 देखिए, पूछा जा रहा है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या है। आप सभी को पता है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा, ठीक है, और अनावृष्टि का मतलब बहुत कम वर्षा यानी सूखा जैसी स्थिति। क्लियर है? अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है संयोग का विलोम शब्द है, तो संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग होगा, यानी प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा विकल्प बी। संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि राजा शब्द का विलोम क्या है, तो आप सभी को पता है कि राजा का होता है विलोम रंक, याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा 27 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि आकाश शब्द का विलोम क्या है, तो आप सभी को पता है कि आकाश का विलोम होता है पाताल। बहुत पॉपुलर ये सब विलोम है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा विकल्प सी, आकाश का विलोम होता है पाताल। प्रश्न संख्या 29 देखिए, पूछा जा रहा है कि सगुण का विलोम क्या है, तो आप सभी को पता है कि सगुण का विलोम क्या होता है? निर्गुण। बहुत पॉपुलर है ये, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 का विकल्प डी सही हो जाएगा। सगुण का विलोम होता है निर्गुण। प्रश्न संख्या 30 देखिए, पूछा जा रहा है कि अपशकुन का विलोम क्या है, तो आप सभी को पता है कि शकुन इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अपशकुन का विलोम क्या होता है? शकुन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दिया गया। अगली क्लास में एक नए प्रश्न पत्र के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।